आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमित सर में। आज मैं लेकर फिर हाजिर हूँ सोशल साइंस के जो मॉडल पेपर है 2023 में आने वाले प्रश्न, उनका मॉडल पेपर लेकर के। परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, परीक्षा में जो प्रश्न पूछेंगे उसका पैटर्न क्या रहेगा, यहाँ हम देख सकते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 80, यानी कि ऑब्जेक्टिव कुल प्रश्न 80 होंगे। शॉर्ट टाइप के प्रश्न 24 होंगे और 8 जो प्रश्न होंगे वो लॉन्ग टाइप के होंगे। तो कुल 112 प्रश्न होंगे, लेकिन आपको देना कितना आंसर है? 112 का आधा आपको जो होता है उतना ही देना है, यानी कि 56 प्रश्नों का उत्तर देना है। 40 ऑब्जेक्टिव, 12 लॉन्ग टाइप और 12 शॉर्ट टाइप और 4 वेरी शॉर्ट लॉन्ग टाइप देना है। समय आपको 3 घंटा का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है प्रश्न पत्र 80 नंबर का होगा, इसलिए आपको 3 घंटा का समय नहीं मिलेगा। देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कोई 40 ही करना है आपको एक अलग से OMR मिलेगा। OMR माने ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर को रखना होता है। उसके बाद एक अलग से कॉपी मिलेगी लिखने के लिए, जिसमें लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप का लिखना होता है। आते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो भारतीय जनता पार्टी को 4 ऑप्शन है इसमें: भारतीय क्रांति दल, भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल, भारतीय जनता दल। तो भारतीय जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। इसका आंसर होगा बी। दूसरा प्रश्न है, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो दलित पैंथर नामक राज्य का संगठन की स्थापना किस में हुई थी? 4 ऑप्शन है: उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। तीसरा प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नागरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बी, 74वां। बाकी तीनों नहीं है, इसका सही उत्तर है बी। चौथा प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता का एक पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रतिवेदन देना था, तो किसमें दी थी? तो उसने 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय और 4 स्तरीय, तो उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो सही उत्तर होगा सी। पांचवा है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी सबसे पहले, ऑप्शन है पटना, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। तो सबसे पहले मद्रास में हुई थी नगर की स्थापना, नगर निगम की। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? तो आप सबको पता है कि सबसे पहले नीतीश कुमार ने ही बिहार में 50% आरक्षण दिया था महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए। तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून, इसका मतलब समझ रहे हैं ना,
कि दल बदल, जितने भी सांसद और विधायक MP MLA जीतते हैं, कोई किसी पार्टी से जीत करके किसी पार्टी में जा सकता है, तो उन पर लागू होता है। बाकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी पर लागू नहीं होता है, केवल सांसदों और विधायकों पर ही लागू होता है दल बदल कानून। आठवां प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। साइड इफेक्ट ऑफ द स्पिरिट ऑफ रीजनलाइज इज। तो इसका सही उत्तर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं कौन है। अपने क्षेत्रों से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। तो सबसे इसका सही उत्तर है अलगाववाद, आइसोलेशनिज्म। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र पुस्तक आप जानते हैं, ऑप्शन है चंद्रगुप्त, चाणक्य, कालिदास, मैगनीज। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कौटिल्य ने लिखी थी। कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी। 10वां प्रश्न है, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य देश से अलग है? किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? ऑप्शन है भारत, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो भारत, कनाडा, अमेरिका है, सबकी व्यवस्था जनतांत्रिक है, इसीलिए इसमें से कोई नहीं होगा। डी आंसर होगा, क्योंकि भारत, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की लगभग जनतांत्रिक है, तो इसलिए तीनों का सेम है, अलग किसी का नहीं है। इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? भारत की संघीय व्यवस्था जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित है कनाडा से, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो 11 का आंसर होगा ए। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? तो भारतीय की किस सूची में, अनुसूची में? तो ऑप्शन है 5वीं, बी में है दूसरी, 7वीं और 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं का सूची है। आंसर होगा डी। राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी है। राज्य में जो विधानसभा होते हैं वो कौन कराता है, वो किसकी जिम्मेदारी है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग को जिम्मेदारी है। बाकी राज्यपाल, राष्ट्रपति सबका किसी का जिम्मेदारी नहीं है। राज्य चुनाव आयोग का काम है पंचायत स्तर के चुनाव का कराना, राज्य चुनाव आयोग का काम है। जबकि राज्य विधानसभा भारतीय चुनाव आयोग कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को, तो शिक्षा जो है सबको बराबर मिलनी चाहिए, इसलिए इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। केंद्र सूची, राज्य सूची में नहीं, समवर्ती सूची में रखा गया है। 14 का आंसर होगा सी। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ये प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1989, 1871, 1879, 1985। तो जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 में हुआ था। ये बहुत फेमस प्रश्न है। सोलहवां प्रश्न, होवा हाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? होवा हाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन है हुइन फुसो, न्यूदिन दियन, होची मिन, नरोत्तम सिंहानुक। तो इसका सही उत्तर है हुइन फुसो, ए। जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? 17वां प्रश्न है, जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे?
ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, चीन। तो ये कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे जनरल लोन नोल। अठारहवां प्रश्न है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। जो 1946 में हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो इसका सही उत्तर है बी, हनोई समझौता। 19वां प्रश्न है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। साबरमती आश्रम जो गांधी जी के द्वारा स्थापित है बहुत ही फेमस है, ये प्रश्न भी परीक्षा में बार बार आता है। तो ये गुजरात में है। तो गुजरात में कहाँ है। ऑप्शन है गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा। तो उसने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी ने। साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में हुई थी। बी आंसर होगा इसका। 20वां प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। तो सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन। तो इसमें स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य तो कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। तो बी का आंसर होगा, 20 का आंसर होगा बी। 21वां प्रश्न है दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में बराबर आता है। ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो सबसे दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो दांडी यात्रा जब किया गया था उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, तो गांधी जी के द्वारा किया गया। तो 21 का आंसर होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 22वां नंबर गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन है प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इनमें से कोई नहीं। तो सेकेंड वाला में गांधी जी ने भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये भी प्रश्न पूछता है बोर्ड एग्जाम में। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, व्योमेश चंद्र बनर्जी, शाहजानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी और किसी ने नहीं की थी। 23 का ऑप्शन आंसर होगा डी। अब आते हैं 24वें प्रश्न पे। बंगाल विभाजन कब और किसने किया था। तो याद रहेगा बंग भंग जो हुआ था वो 1905 में हुआ था। 1905 और किसने किया था, करजन ने। यहाँ देखिए यहाँ घुमाने के लिए दे दिया है 1905 करजन, 1905 इरविन। तो इरविन ने नहीं किया था, ये सही उत्तर होगा करजन ने किया था। 1905 में करजन ने बंगाल का विभाजन किया था। पच्चीसवां प्रश्न है निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है। मित्र राष्ट्र नहीं है फ्रांस, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन। ये फ्रांस, रूस, ब्रिटेन मित्र राष्ट्र हैं, जबकि जर्मनी मित्र राष्ट्र नहीं है, एलियड नेशन नहीं है। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ। स्वराज पार्टी, इसका ऑप्शन है इलाहाबाद, अहमदाबाद, लखनऊ और नागपुर। तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ था। 27वां है इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया था। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है जॉन ने, सैमुअल ने, क्रॉम्पटन, एडमंड काइराइट, थॉमस वेल। इसका सही उत्तर है एडमंड कार्टराइट, सी आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई थी? न्यू डील ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। सही उत्तर है अमेरिका में। न्यू डील का जो नामक नवीन आर्थिक नीति है अमेरिका में लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो महाशक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वही एकमात्र देश महाशक्ति के रूप में उभरा, बाकी कोई नहीं उभरा। इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? भारत, इंडोनेशिया, भूटान, बांग्लादेश। ये जो इंडोनेशिया है दक्षेस का सदस्य नहीं है, बाकी तीनों दक्षेस के सदस्य हैं। इसका आंसर बी होगा। रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो फ्रांस, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड। तो रूसो जो है फ्रांस का रहने वाला था, न कि रूस का। उसका नाम रूसो था, तो विद्यार्थी रूसो समझ करके रूस पर लगा देंगे, ठीक तो गलत हो जाएगा। तो रूसो जो है फ्रांस का रहने वाला था। 31 का ए होगा। अल हिलाल का संपादन किसने किया था? अल हिलाल का संपादन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खान, एनी बेसेंट, एपीजे अब्दुल कलाम। इसका सही उत्तर होगा मौलाना कबूल आज़ाद, ए। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सर्वप्रथम उसने कुरान, गीता, बाइबिल, इनमें से कोई नहीं, सबसे पहले उसने बाइबिल की प्रिंटिंग की थी गुटेनबर्ग ने। महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली, बिहारी। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था। 34 का बी। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो उसने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने। आंसर होगा सी। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? वियना सम्मेलन जो हुआ था उसकी मेजबानी किसने की, यानी कि किस देश में हुआ था? लेनिन, बिस्मार्क, स्टालिन, मेटरनिक। यानी कि किसने की थी, किसकी अगुवाई में हुआ था? तो 36 का जो आंसर है वो होगा मेटरनिक, डी। आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई थी? 37वां प्रश्न है। लाल सेना, चेका, फॉरवर्ड ब्लॉक, दलित पैंथर्स। आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए रूस में किस सेना संगठन की आंसर है चेका। अब आएंगे 29वें प्रश्न पे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986, 1980, 1987, 1988। तो इसका सही आंसर है 1986, ए। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। चालीसवां प्रश्न है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? ऑप्शन है 1820, 1828, 1868, 1878। इसका सही उत्तर है 1868, सी। गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की थी? गरीबी को बताया था
तीन अर्थशास्त्री ने कि गरीबी जो है कैंसर के समान है, वो जल्दी आदमी गरीबी से उभरता नहीं है। जैसे कैंसर से आदमी जल्दी ठीक नहीं हो पाता, उसी तरह गरीबी से भी आदमी जल्दी उभर नहीं पाता है। तो तीनों में से मार्शल जो थे, इनका नाम है इसमें, इस सही आंसर होगा मार्शल। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर, इनमें से सभी। तो 42 का जो सही आंसर है सभी होगा। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर सबका किया गया, इसलिए इसका सही आंसर इनमें से सभी। भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत में आर्थिक नियोजन का काम तो कौन करता है? नीति आयोग जो है भारतीय आर्थिक नियोजन का काम करता है। नंबर प्रश्न है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी थी? ऑप्शन इसका चारों देख लेते हैं। इसका चारों ऑप्शन है पीबी महानलोबिस, दादा भाई नौरोजी, BKRBR, मोतीलाल नेहरू। तो इसका सबसे जो आंसर है सही है दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये प्रश्न है, देखिए स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन में जो मुद्रा चलती है उस मुद्रा का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है क्रोना, सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक। तो सबको पता है कि भारत का जो सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है या बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक या सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान भारत में कहा जाता है। सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है 47 नंबर, मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पूंजी, धन, जनसंख्या, शिक्षा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है शिक्षा है। शिक्षा हो जाएगी तो आपके पास धन आ जाएगा, पूंजी भी हो जाएगी, लेकिन बाकी सबसे शिक्षा नहीं आएगी, इसलिए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। (48) नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? उद्योग धंधे, व्यापार, कृषि, विनिर्माण। भारतीयों के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑप्शन सी, एग्रीकल्चर जो है भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। 49 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में खनन होता है, पशुपालन होता है, यही सब होता है, दूध पालन। तो इस ऑप्शन है खनन, संचार, विनिर्माण, यातायात। तो सबसे आंसर इसका सही है खनन, 49 का ए। सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत से लड़के लड़कियां जानते होंगे कि जब हम सोने का गहना खरीदते जाते हैं तो जनरल सा एक सोना होता है, अब बहुत लोग जाते हैं कहते हैं कि हॉलमार्क वाला खरीदिए, हॉलमार्क वाला। तो जो सोना का गहना है वो उसका जो पहचान है असली हॉलमार्क होता है, ISI मार्क, एक मार्क, हॉलमार्क, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है हॉलमार्क। सोना का गहना पर कभी हॉलमार्क देखकर ही खरीदें। इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया? देखिए इसमें हमने पढ़ा
और पता भी किया तो योजना आयोग का 1952 में हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का 1953 में हुआ था, बाकी राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन सबका 1954 के पहले हुआ था। तो इसलिए हम इसमें कन्फर्म नहीं है, इसलिए 51 का आंसर हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन निश्चित हमको हमारे मतलब ख्याल से ये होना चाहिए बी, लेकिन हम इस पर टिक नहीं लगाएंगे। आप लोग अपने स्तर से पढ़ के खोज लीजिएगा, क्योंकि 80 प्रश्नों में से केवल 50 ही करने हैं, इसलिए मैं गलत नहीं लगाऊंगा। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो मौसमी बेरोजगारी जो है वो कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है, सेवा क्षेत्र में नहीं, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी होती क्या है, तो मान लीजिए कि एक साल में हम 2 फसल उगाते हैं, धान और गेहूँ। तो 6 महीने में तो गेहूँ होता नहीं है, 3 से 4 महीने में हो जाता है। बाकी जो 2-3 महीने बचते हैं उसमें बेरोजगार कृषि लोग बैठे रहते हैं, किसान, इसीलिए उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का गुण है। पूंजीवाद जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो पूंजी लगाता है उसको निजी लाभ होता है, वो अपना मूल्य तंत्र निर्धारित करता है, साधनों का निजी स्वामित्व होता है उसका। तो इसलिए हमारे ख्याल से इनमें से सभी होगा। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें उसका पर्सनल लाभ होता है, जो पूंजी लगाता है, मूल्य तंत्र उसका निर्धारित करता है खुद का, साधनों का निजी स्वामित्व होता है उसका, मतलब खुद का मालिक होता है। इनमें से सभी, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है। तरुण भारत का संबंध इनमें से किस राज्य से है, तो इसका आंसर है ए, राजस्थान। गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र से नहीं, राजस्थान से तरुण भारत संघ का संबंध है। रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया था। ऑप्शन है, कहेगा परमाणु विद्युत गृह, कुड़नकुलम विद्युत गृह, कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह, नरौरा परमाणु विद्युत गृह। तो ये है कुड़नकुलम परमाणु गृह का निर्माण किया गया था रूस के सहयोग से। प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है झूम, पामलू, दीपा, इनमें से सभी। तो झूम कृषि को प्रारंभिक जीविका कृषि को नाम से जाना जाता है। झूम को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं या झूम भी कहते हैं, कई नाम से जाना जाता है, इसलिए 56 का आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है। डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है। ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ऑप्शन है 1953, 1950, 1948, 1964। सही उत्तर है 1953, ए, 58 का ए। अब आते हैं 59 नंबर प्रश्न पे। इनौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु, डी। आते हैं 60 नंबर प्रश्न पे। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। सोन नदी घाटी, कोसी नदी घाटी, गंडक नदी घाटी परियोजना, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे जो पुरानी प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। तो ये है उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि चिड़ियाघर। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी, मेधा पाटकर, कैलाश सत्यार्थी। ये बहुत ही फेमस प्रश्न है, हर बार परीक्षा में आता है, और इसका जो संबंध है वो सुंदरलाल बहुगुणा से है।
बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15, 20, 28 और 7। तो बिहार में जितनी प्रतिशत, बिहार का जो क्षेत्रफल है उसका 7% भूमि पर वन का फैलाव है। 64 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? अब इसमें देखेंगे कौन कार्बनिक खनिज नहीं है। बिटुमिनस, बिटुमिनस एक कोयला है और कोयला में कार्बन की मात्रा रहती है, इसलिए कार्बनिक खनिज है। खनिज तेल, ये भी ज़मीन के नीचे से निकलता है तो उसमें कार्बन की मात्रा रहती है, चूँकि जानवरों के जो सड़े गले रहते हैं उसी से खनिज तेल बनता है। प्राकृतिक गैस भी नीचे से निकलता है। तो इस तीनों में बिटुमिनस, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, सब में कार्बन की मात्रा है। और प्रश्न में कह रहा है कि नहीं है, कार्बनिक खनिज नहीं है, इसलिए इसके आंसर हम कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन जो है इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, और इसमें कह रहा है कि कार्बनिक खनिज नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, इसलिए इसके आंसर हम नहीं बता पाएंगे। आते हैं, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? जहाँ सीमेंट बनता है तो किससे सीमेंट बनता है ये जानना है। तो चूना पत्थर से सीमेंट बनता है, उसके लिए कच्चा माल वही है, चूना पत्थर। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? भारत का पहला तेल शोधक कारखाना जो है, ऑप्शन है मुंबई, मथुरा, डिगबोई, हल्दिया। तो सबसे पहला तेल शोधक कारखाना आसाम में बना था, डिगबोई में। मुंबई हाई प्रसिद्ध है कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधन हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। तो मुंबई हाई जो है वो डिगबोई के बाद तेल शोधन हेतु मुंबई हाई प्रसिद्ध है। 68 प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल। सिक्सटी 69 नंबर प्रश्न है, जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? चीन, बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। तो जूट का उत्पादन है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में होता है। इसमें कुल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो हम आते हैं 70वें नंबर प्रश्न पे। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 2 ही ऑप्शन है, 4 देख लेते हैं। प्रश्न है कि इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। चारों राज्यों में लौह अयस्क ज़्यादा निकलता है, लेकिन इन्हीं से सबसे ज़्यादा उड़ीसा में निकलता है, इसीलिए 70 का आंसर होगा ए। किसे बिहार का रेशम नगर कहते हैं? किसे बिहार का रेशम नगर कहते हैं? पटना, दरभंगा, कटिहार, भागलपुर। तो भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी, मैनचेस्टर, रेशम नगर सब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो बिहार में तो कोई उद्योग धंधा है नहीं, इसीलिए ऑप्शन जो है कृषि, उद्योग, सेवा, शिक्षा। तो कृषि का सबसे ज़्यादा योगदान है। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। बिहार में सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? सूखा, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात। तो बिहार में सबसे ज़्यादा त्रासदी है बाढ़। बाढ़ ज़्यादा आता है बिहार में। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कुशहा, कोसी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी और गंगा नदी। तो कुशहा जो तटबंध है वो कोसी नदी पे है, इसका आंसर होगा ए। ये भी प्रश्न परीक्षा में बार बार आता है। अगला प्रश्न है, सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बना है? नागार्जुन सागर, पंत सागर, सरदार सरोवर, गोविंद सागर। तो सतलज नदी पर जो कृत्रिम जलाशय बना है उसका नाम है गोविंद सागर, आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्थानीय स्वशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी। आपदा प्रबंधन होता है तो सबसे ज़्यादा काम करता है स्थानीय स्वशासन। स्वयंसेवी संस्था भी जाती है
गांव मोहल्ले के लोग भी जाते हैं, लेकिन सबसे जो प्रमुख घटक है स्थानीय स्वशासन है। आंसर होगा ए। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दूर संचार के लिए नहीं किया जाता है, मौसम विज्ञान के लिए भी नहीं किया जाता है, संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? अरब सागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। इसका सही उत्तर है हिंद महासागर। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934, 48, 67 और 90। तो सबसे विनाशकारी भूकंप जो आया था भारत में 1934 में आया था। बहुत ही विनाशकारी भूकंप था। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो अंतिम प्रश्न है, आइए देखते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, अरबी। तो सुनामी सुमो पहलवान कहाँ पाए जाते हैं? जापान में सुमो पहलवान। इसी से हम जान जाएंगे कि सुनामी जापानी तट से शुरू हुआ था उधर से, इसलिए इसका सही आंसर है सी, जापान। अब इसके बाद जो प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव तो खत्म हो गया 80। सुनामी का स्पेलिंग आप लोग थोड़ा देख लीजिए। स्पेलिंग, सुनामी का स्पेलिंग टी से शुरू होता है, टी साइलेंट रहता है। कभी भी सुनामी लिखिएगा, सुनामी का स्पेलिंग होता है टी सुनामी। कभी भी सुनामी को एस से मत बताइएगा, टी से शुरू होता है, टी सुनामी। इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न खत्म हो गए। अब शॉर्ट टाइप का प्रश्न है, लॉन्ग टाइप का प्रश्न देख लेते हैं इसी वीडियो में। देखिए 1 से 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से किन्हीं 3 का उत्तर देना है। प्रश्न है वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? रूस जापान युद्ध ने किस प्रकार बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया? हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी? स्वराज पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1929 की आर्थिक मंदी के 2 कारण बताएं। ये 6 थे। क्या कौन से प्रश्न थे? लघु उत्तरीय, इसके लिए प्रत्येक के लिए 2 नंबर मिलना था, तो 6 में से किसी 3 को करना है। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 7 और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से किसी एक का करना है, जिसके लिए एक प्रश्न के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। मशीनों के आविष्कारों की श्रृंखला ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग किस प्रकार प्रशस्त किया? यह अगला है यूटोपियन समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद से किस प्रकार भिन्न है? 7 या 8 कोई एक बनाएंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अब राजनीति शास्त्र से कुछ प्रश्न हैं, इसमें 9 से 12 4 प्रश्न है, इसमें 2 का प्रश्न को उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 नंबर है। तो प्रश्न है संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है? सांप्रदायिकता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है? राजनीतिक दल को लोकतंत्र की रीढ़ क्यों कहा जाता है? 4 प्रश्न है, इसमें से किसी 2 का आंसर देना है। इसमें भी 2 लॉन्ग टाइप प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय, जिसके लिए आपको एक प्रश्न बनाने पर 4 अंक मिलेंगे। तो किसी एक 2 प्रश्न है 13, 14, किसी एक को बनाना है। प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? ग्राम पंचायत के गठन और कार्यों को विस्तार कीजिए, इस बनाएंगे कोई एक तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अर्थशास्त्र में भी 4 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसके लिए 2-2 नंबर है। आर्थिक नियोजन की परिभाषा, राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय आय की गणना, 2 कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए। भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी में क्या अंतर है, बोलिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थव्यवस्था पर मंदी का प्रभाव। इस 4 प्रश्न है, इसमें से किसी 2 का आंसर देना है। इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आधारभूत संरचना क्या है? देश के आर्थिक विकास में इसका क्या महत्व है? बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय सुझाइए। ये 2 प्रश्न है, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। भूगोल से भी 4 प्रश्न है, 21 से 26 6 प्रश्न है, 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 नंबर मिलेंगे। प्रश्न है मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय
साधन नियोजन के सोपानों का उल्लेख कीजिए। बहुउद्देशीय परियोजना से क्या समझते हैं। बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं का उल्लेख। जल संसाधन के 2 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। अभ्रक का उपयोग। तो 6 प्रश्न है, इसमें से किसी 3 का उत्तर देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 है, इसमें से किसी 1 का देना है। वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। कोसी नदी घाटी परियोजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब है आपदा प्रबंधन से, डिजास्टर मैनेजमेंट से। इसमें भी 29 से 32 4 प्रश्न है, जिसमें 2 को आंसर देना है। शुष्क कृषि की 2 विधियाँ, सूखा के प्रकार, बांध और तटबंध में क्या अंतर है, भूकंप के समय अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन को बताइए। इस प्रकार जो है जितने प्रश्न, जैसे प्रश्न आएंगे सोशल साइंस में, सबको मैंने इस वीडियो के माध्यम से दिखा दिया, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर दिया। बाकी को आप देखेंगे और ये जो प्रश्न जो भी हैं आप घर पे करेंगे और करके एक प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे परीक्षा में, और परीक्षा में बहुत ही सावधानी से जाएंगे और बिल्कुल डरना नहीं है। आराम से जब बनाएंगे तो कोई आपको परेशान नहीं करेगा। आज के वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखिए। जो भी परीक्षार्थी बोर्ड की परीक्षा 10वीं क्लास की परीक्षा देने जा रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और बोलिए कि सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले उनको पहुंचे और आपके द्वारा किसी की मदद हो जाए तो बहुत ही अच्छा। आज के लिए धन्यवाद।